आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जिसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम की समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। ये एक कमाल की अंडरडॉग स्टोरी है। एक ऐसा नन्हा सा मुसाफिर जिसे इत्तेफाक से ढूंढा गया, 76 सालों तक जिसका जश्न मनाया गया, फिर एक कमेटी मीटिंग में उसे उसके दर्जे से हटा दिया गया और अंत में एक स्पेसक्राफ्ट ने जाकर उसे हमारे सोलर सिस्टम की सबसे आश्चर्यजनक और जिंदा जगहों में से एक साबित कर दिया। विज्ञान हमेशा सीधा नहीं चलता, इसमें ड्रामा है, रहस्य हैं और प्लूटो की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ एक मैथमेटिकल मिस्टेक यानी गणित की एक गलती से कैसे खोजी जा सकती है? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन प्लूटो की खोज कोई सोची समझी योजना नहीं थी। बेहतरीन खोजें अक्सर तब शुरू होती हैं जब कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हो। The mystery of wobbling orbits, the hunt for the ghost in the math. ठीक है, तो प्लूटो को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यूरेनस और नेपट्यून के अजीबोगरीब व्यवहार की तरफ। 1781 में यूरेनस की खोज हुई, लेकिन वो न्यूटन के ग्रेविटी के नियमों के हिसाब से अपने ऑर्बिट पर नहीं चल रहा था। उसका रास्ता थोड़ा लड़खड़ा रहा था, जिसे हम वॉबलिंग कहते हैं। इस लड़खड़ाहट ने खगोल शास्त्रियों को सोचने पर मजबूर किया कि जरूर कोई और भारी ग्रह उसे अपनी तरफ खींच रहा है। इसी गणित के आधार पर 1840 के दशक में नेपच्यून मिल गया। लेकिन रहस्य तर और गहरा गया जब नेपट्यून के मिलने के बाद भी यूरेनस का लड़खड़ाना बंद नहीं हुआ। इसका मतलब था कि नेपट्यून के आगे भी कोई बहुत विशाल प्लैनेट एक्स मौजूद है। पर्सिवल लोवेल नाम के खगोलशास्त्री ने इसे ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन 1916 में बिना उसे ढूंढे ही उनकी मौत हो गई। और फिर आता है 1930, जब फाइनली प्लूटो मिला। ए डिस्कवरी बाय मिस्टेक, क्लाइड टोम्बो एंड द ब्लिंक कंपैरेटर। लोवेल की मौत के 13 साल बाद इस विशालकाय अनसीन प्लैनेट एक्स को खोजने का काम एक 23 साल के लड़के को दिया गया। उसका नाम था क्लाइड टोम्बो। टोम्बो के पास एस्ट्रोनॉमी की कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। वो कैंसस के एक खेत में काम करने वाला लड़का था जिसने कबाड़ से अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया था। उसने जो तरीका अपनाया उसे ब्लिंक कंपैरेटर मेथड कहते हैं। इसमें वो आसमान के एक ही हिस्से की कुछ हफ्तों के अंतर पर ली गई तस्वीरों को तेजी से ब्लिंक करके यानी आगे पीछे करके देखते थे। तारे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रह होगा तो वो अपनी जगह बदलता हुआ दिखेगा। लाखों तारों को घंटों तक थका देने वाले इस तरीके से देखने के बाद आखिरकार 18 फरवरी 1930 को एक छोटा सा डॉट अपनी जगह से हिलता हुआ नजर आया। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस नई दुनिया का नाम किसी बड़े वैज्ञानिक ने नहीं रखा था। पूरी दुनिया से नाम के सुझाव आ रहे थे। तभी इंग्लैंड की एक 11 साल की स्कूल की बच्ची वेनेशिया बर्नी ने एक बहुत ही खूबसूरत नाम सुझाया। उसका कहना था कि क्योंकि ये ग्रह इतना दूर है, इतना ठंडा है और अंधेरे में है, इसलिए इसका नाम अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता प्लूटो के नाम पर होना चाहिए। ये नाम सबको इतना पसंद आया कि सर्वसम्मति से इसे चुन लिया गया। और मजे की बात देखिए, प्लूटो के पहले 2 अक्षर पी और एल पर्सिवल लोवेल के नाम के शुरुआती अक्षर भी हैं। द फॉल ऑफ प्लूटो, करेक्टिंग द कॉस्मिक मैथ। अब कहानी में एक ट्रैजिक मोड़ आता है। प्लूटो को 9वां ग्रह तो मान लिया गया था, लेकिन जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप और तकनीक बेहतर हुई, ये शक्तिशाली प्लैनेट एक्स हमारी आंखों के सामने सिकुड़ने लगा। 1930 में मान लिया गया था कि यह पृथ्वी जितना बड़ा होगा। 1948 तक नए कैलकुलेशंस ने इसे मंगल ग्रह जितना बता दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1978 में प्लूटो के चांद कैरन की खोज हुई। चांद के ऑर्बिट से ग्रह का सटीक मास निकाला जा सकता है। जब प्लूटो का असली मास सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। ये इतना हल्का और छोटा था कि ये किसी भी तरह से यूरेनस या नेपच्यून के ऑर्बिट को हिला ही नहीं सकता था। तो फिर वो डगमगाते ऑर्बिट का रहस्य क्या था? उसका जवाब 1989 में मिला, जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून के पास से गुजरा। डेटा से पता चला कि नेपच्यून का जो मास कैलकुलेट किया गया था वो असल में 0.5% गलत था। जी हां, सिर्फ आधा %। जब इस छोटी सी गलती को सुधारकर दोबारा मैथ किया गया तो यूरेनस की सारी लड़खड़ाहट गायब हो गई। इसका सीधा सा मतलब था कि प्लैनेट एक्स की कभी जरूरत थी ही नहीं। प्लूटो की वहां मौजूदगी बस एक बहुत बड़ा इत्तेफाक थी। The 2006 Planet Rules, the IAU redefines the solar system. भले ही वो एक इत्तेफाक था, लेकिन दशकों तक वो हमारा प्यारा 9वां ग्रह बना रहा। असली कंट्रोवर्सी शुरू हुई 2005 में, जब वैज्ञानिकों ने नेपट्यून से भी आगे एक और बर्फीला ऑब्जेक्ट खोज निकाला, जिसका नाम रखा गया एरिस। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि एरिस का वजन प्लूटो से भी ज्यादा था।
खगोल शास्त्रियों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। या तो वो एरिस को 10वां ग्रह घोषित कर दें, या फिर इस बात की पूरी परिभाषा ही बदल दें कि आखिर एक ग्रह होता क्या है। और इसी वजह से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में 3 नए नियम बनाए। पहला, उसे सूरज का चक्कर लगाना चाहिए। प्लूटो इसमें पास हो गया। दूसरा, उसमें इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि उसका आकार गोल हो। प्लूटो ने यह भी पास कर लिया। लेकिन तीसरा और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ग्रह को अपने ऑर्बिट के रास्ते से बाकी छोटे छोटे मलबे को साफ करना होगा। यहीं प्लूटो फेल हो गया। उसका मास पृथ्वी के मास का सिर्फ 0.2% है। वो अपने रास्ते के बर्फीले पत्थरों को साफ नहीं कर सकता, और इसी वजह से उसे डिमोट करके ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। द न्यू होराइजन्स रिवील, अ जर्नी 3 बिलियन किलोमीटर्स इनटू द डार्क। लेकिन प्लूटो की कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से उसका शानदार पुनर्जन्म शुरू होता है। जिस साल प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटाया गया, ठीक उसी साल न्यू होराइजन्स नाम का एक मिशन प्लूटो के लिए लॉन्च किया गया था। इसका सफर अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसे एटलस 5 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसने सिर्फ 9 घंटे में चांद को पार कर लिया। फिर जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इसने अपनी स्पीड और बढ़ाई। स्पेस में 9.5 साल के लंबे सफर के बाद 2015 में ये 3 अरब किलोमीटर दूर प्लूटो के पास पहुंचा। ये इतनी दूर है कि वहां तक रोशनी को पहुंचने में भी 5 घंटे लग जाते हैं। और न्यू होराइजन्स ने हमें जो दिखाया वो हैरान करने वाला था। भले ही प्लूटो ने अपना प्लैनेटरी स्टेटस खो दिया हो, लेकिन वो अब काइपर बेल्ट का निर्विवाद राजा बन चुका था। काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के एक जंकयार्ड की तरह है, एक बहुत बड़ा रिंग जहां लाखों बर्फीले पत्थर और धूमकेतु तैर रहे हैं, और वहां प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट किंग की तरह राज करता है। जब न्यू होराइजन्स ने डेटा भेजना शुरू किया तो सबसे पहली अजीब चीज जो दिखी वो थी प्लूटो और उसके चांद कैरॉन के बीच का रिश्ता। कैरॉन साइज में प्लूटो का लगभग आधा है। ये दोनों एक दूसरे से टाइटली लॉक्ड हैं, जिसका मतलब है कि वो हमेशा एक दूसरे को अपना एक ही चेहरा दिखाते हैं। और सबसे अजीब बात, क्योंकि कैरॉन इतना भारी है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लूटो के अंदर नहीं है बल्कि बाहर स्पेस में है। इसकी वजह से दोनों एक साथ एक अजीब सा डांस करते हुए डगमगाते हैं। और ये तो बस शुरुआत थी। प्लूटो की सतह की तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। वहां एक विशाल, खूबसूरत दिल के आकार का निशान है, जिसे स्पुटनिक प्लैनेसिया कहा जाता है। ये -229 डिग्री सेल्सियस पर जमी हुई नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। इस दिल की सबसे खास बात यह है कि इस पर एक भी क्रेटर या गड्ढा नहीं है। इसका मतलब है कि सतह के नीचे से गर्माहट आ रही है, जो लगातार ताज़ा नाइट्रोजन को ऊपर ला रही है। ये लिटरली एक धड़कते हुए दिल की तरह है। हम सोचते थे कि प्लूटो एक डेड ग्रे रंग की चट्टान होगा, लेकिन वहां तो आसमान से लाल बर्फ गिरती है। प्लूटो के पतले वायुमंडल में जब मीथेन सूरज की यूवी किरणों के साथ रिएक्ट करती है तो थॉलिन्स बनते हैं। ये एक तरह की लाल ऑर्गेनिक बर्फ है। ये साबित करता है कि ये दुनिया कितनी डायनामिक और कलरफुल है। सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब वैज्ञानिकों को वहां जियोलॉजिकल एक्टिविटी मिली। इस जमे हुए प्लैनेट पर आइस वॉल्केनोज यानी बर्फ के ज्वालामुखी मिले हैं। ये उबलता हुआ लावा नहीं बल्कि पानी, मीथेन और अमोनिया का ठंडा कीचड़ उगलते हैं। और इन सब चीज़ों ने एक ऐसे सच की तरफ इशारा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्लूटो की मोटी नाइट्रोजन बर्फ की परत के नीचे तरल पानी के विशाल समंदर छिपे हो सकते हैं। इतनी दूर, इतनी भयानक ठंड में लिक्विड ओशन। तो ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया जिसे हमने महज एक गणित की गलती से खोजा था, जिसे हमने अपनी ही बनाई परिभाषाओं में फिट न बैठने के कारण ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया। अगर उस दुनिया के अंदर तरल पानी के समंदर और धड़कते हुए नाइट्रोजन के दिल हो सकते हैं, तो सोचिए इस ब्रह्मांड के उस गहरे अंधेरे में और क्या क्या चमत्कार हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्लूटो की कहानी सिर्फ एक ग्रह की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और आसमान की तरफ देखते रहिए।